शुरू करें भाई। तो अब तक हमने जो अप्रोच फॉलो करा था वो ये फॉलो करा था कि एक छोटे से एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू करा बैंक के लिए, और मीनवाइल कई सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। लिस्ट डाउन करना शुरू करिए क्या क्या हम सीख चुके हैं। इनकैप्सुलेशन, वो डाटा एंड बिहेवियर दोनों का इनकैप्सुलेशन हमने देख लिया है, राइट। डाटा हाइडिंग, डाटा हाइडिंग का मतलब क्या था? वेरिएबल्स को आप प्राइवेट कर रहे हैं और उनके अराउंड गेटर और सेटअप मेथड्स बना रहे हैं, पब्लिक मेथड्स हैं जो एसेस करेंगे, जिनके थ्रू आप एसेस कर पाएंगे डाटा फील्ड्स को। तो डाटा फील्ड्स आपके सिक्योर्ड हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एसेस। और जब हम अनऑथराइज्ड एसेस कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अनऑथराइज्ड एसेस, डेवलपर से अनऑथराइज्ड एसेस की बात कर रहे हैं। तो डेवलपर अगर यूज कर रहा है आपके फंक्शंस को क्लास में, तो कहीं वो गलती से वेरिएबल्स को डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के उनके रेफरेंस वेरिएबल पे डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के उनके वेरिएबल्स को असाइन न कर पाए वैल्यू, ठीक है, या रीड न कर पाए, क्योंकि वेरिएबल्स आप प्राइवेट कर रहे हैं, राइट। अगर उसे वैल्यू रीड करनी है तो क्या बोलेगा? वेरिएबल नेम डॉट गेट एंड द फील्ड नेम, मतलब गेटर मेथड, राइट। अगर उसको वैल्यू चेंज करनी है तो वेरिएबल नेम डॉट सेट द सेटअप मेथड। नॉर्मली कन्वेंशन क्या होता है? फील्ड का जो नाम होता है उसके आगे गेट लगा दी तो गेटर मेथड बन जाता है, फील्ड का जो नाम है उसके आगे सेट लगा दी तो सेटअप मेथड बन जाता है, ठीक है। हमने सब देखा है ना। ये बैंक के लिए हमने इतने सारे एंटिटीज पहले रिकॉग्नाइज करी। रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने एक एक करके उठा करके, जैसे अकाउंट क्लास हो गया, कस्टमर क्लास हो गया, इनके अंदर के फील्ड्स को रिकॉग्नाइज करा। तो अकाउंट नंबर एक फील्ड थी, इसका गेटर मेथड क्या बना? गेट अकाउंट नंबर, जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को रीड करने के काम में आ रहा है, राइट। सिमिलरली सेट लगा दिया अकाउंट नंबर से पहले तो क्या हो गया? सेटर मेथड बन गया। सेट अकाउंट नंबर में हम कोई वैल्यू को पास करेंगे अकाउंट नंबर की, और वैल्यू जो वैल्यू पास करे वो वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, यानी इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो ये सब हमने देख लिया। और एक बात और समझ में हमारे आई कि जो मेन मेथड है वो सारे क्लासेस के अंदर नहीं होगा, बल्कि आइडियली एक क्लास के अंदर मेन मेथड होगा जहां से आप प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा हमने पैकेजेस देख लिए। पैकेजेस का मतलब क्या होता है? फोल्डर रजिस्टर क्या होता है, राइट। पैकेज की जरूरत क्यों है? नेम स्पेस कोलिजन को रोकने का क्या क्या पर्पज है? फिर हमने ये भी देखा कि पैकेज को यूज करके किसी भी क्लास के नाम को फुली क्वालिफाइड नेम से रिफर करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें क्लास का नाम अकाउंट है, तो अकाउंट इज जस्ट द नेम ऑफ द क्लास, बट इट्स फुली क्वालिफाइड नेम इज what is the fully qualified name of account class? in.ac.icic.account, ये फुली क्वालिफाइड नेम है, राइट। अब इसी के पैकेज के अंदर आपका कस्टमर क्लास भी है, तो कस्टमर क्लास का जो फुली क्वालिफाइड नेम होगा in.ac.icici.customer होगा, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपने बिजनेस बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अकाउंट में हमने क्या करा था? अकाउंट में हमने अकाउंट नंबर रखा था, अकाउंट ओपन डेट रखा था, whether it's a dormant account or not, ये boolean field रखी थी। current balance, when you open an account you should have a current balance, some balance amount आपको डालना पड़ता है इससे आप अकाउंट ओपन करेंगे। नॉमिनी नेम इज इक्वल टू इनिशियली नल कर रखा था, बाद में आप चाहे तो नॉमिनी नेम असाइन कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स हमने ली थी और नाउ जब हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस क्लास में बना रहे थे अकाउंट का ऑब्जेक्ट? बैंकिंग ऐप में, फाइन। बैंकिंग ऐप एक बार दोबारा से देख लीजिए रिवाइज करने के लिए। इसमें हमने सबसे पहले क्या करा था? दो कस्टमर बनाए थे, अमित और इमरान नाम से, फाइन। इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो 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 ये पोर्शन है कस्टमर अमित, ये इसका मतलब क्या हुआ? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, हम एक वेरिएबल अमित को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम अमित है, विच इज अ रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा, और वो किस टाइप का होगा? वो कस्टमर टाइप का होगा, राइट। और इसकी इक्वल टू के राइट साइड में हम क्या कह रहे हैं? न्यू कस्टमर, नया कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, फाइन।
ये हमने देखा था। दो हमने कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाए थे, दोनों कस्टमर ऑब्जेक्ट के जब हमने ये दो लाइन नंबर 9 और 10 को एक्सिक्यूट कर लिया था तो हमने देखा था डिबग करते वक्त कि इनकी जो इंटरनल फील्ड्स हैं, है ना, वो सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज पे चली गई थी। अगर हम सिर्फ इसको कस्टमर अमित और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते तो अमित की वैल्यू क्या रहती है डिबग करते वक्त? नल रहती। लेकिन जब हमने न्यू कस्टमर कर दिया तो वो नल नहीं होगी, उसको एक एड्रेस मिल गया, एक हैश कोड भी मिल गया बाकायदा, हमने देखा था डिबग करते वक्त। तो हमको एक प्रॉपर एड्रेस उसका मिल गया जिसमें ऑब्जेक्ट आपका हीप पे क्रिएट हो गया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स है वो सारी फील्ड्स किसकी होंगी? कस्टमर क्लास में जो डिफाइंड है वो फील्ड्स होंगी, और वो फील्ड्स एक तरह से एम्प्टी हैं। तो एम्प्टी न कह के बल्कि क्या हम कहते हैं कि वो अपनी डिफाइंड वैल्यूज को पिक कर रही हैं। इंटीजर 0 को पिक कर रहा है, बूलियन फॉल्स को पिक कर रहा है, कोई स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी पॉइंटेड टू नल एंड सो ऑन। ये करके देखा था हमने, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये दोनों ऑब्जेक्ट बने, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बने, इनके फील्ड सारे एम्प्टी थे, एक तरह से डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट थे। तो हमने उन फील्ड्स को सेट करना शुरू करा, अमित डॉट सेट एज, अमित डॉट सेट नेम एंड ऑल दोस थिंग्स सेट कर दिया। सिमिलरली इमरान के लिए भी कर दिया था। फिर हमने क्या करा, एक बात का हमने ध्यान रखा था इसमें कि अमित की जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों को अलग अलग रखा था, और डिबग करके देखा था जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनकी आईडी भी अलग अलग जनरेट हो रही थी, राइट? यानी हीप पे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे थे। फाइन। और हमने ये भी देखा कि जब इमरान के लिए हमने करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बनाया था तो इमरान के लिए देखिए जो हमने करस्पॉन्डिंग एड्रेस रखा था, सेम करस्पॉन्डिंग एड्रेस हमने सेम परमानेंट एड्रेस हमने परमानेंट एड्रेस की जगह भी सेम करस्पॉन्डिंग एड्रेस को डाल दिया था। यानी इमरान के लिए हमने मान लिया था करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, राइट? और हमने फिर क्या करा था, एक अकाउंट बनाया था, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट अमित अकाउंट के नाम से। उस अकाउंट के ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को पॉपुलेट करा। पॉपुलेट करने के बाद हमने क्या करा था, एक कस्टमर अकाउंट नाम का अरे बनाया, क्योंकि हमने ये अज्यूम करा था कि कस्टमर कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, वन कस्टमर में है मोर देन वन अकाउंट। तो कलेक्शन के लिए जो बेसिक जो हम सिंटेक्स यूज करते हैं वो सबसे बेसिक चीज जो है वो अरे होती है किसी भी लैंग्वेज में। तो हमने कस्टमर क्लास के अंदर एक अकाउंट का अरे डिक्लेयर कर रखा था जिसकी मैक्सिमम साइज 10 दे रखी थी। तो यहाँ पे भी हमने एक अरे बना दिया जिसकी साइज 10 है अकाउंट की, और उसके इंडेक्स पोजीशन 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट उसको हमने वो अकाउंट ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया जो हमने अमित के लिए भी बनाया है ऊपर, करेक्ट? फिर उसके बाद हमने पूरे के पूरे अरे को ही उठा करके हमने पास कर दिया सेट कस्टमर अकाउंट्स में, नॉट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट्स, एंड दिस मेथड टेक्स द पैरामीटर ऑफ अरे ऑफ अकाउंट, नॉट जस्ट अकाउंट। इसलिए हमने पास भी क्या किया, अरे ऑफ अकाउंट पास किया था। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बिजनेस को हम चेंज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अकाउंट क्लास पे आते हैं। अकाउंट क्लास के बारे में हम क्या कह रहे हैं, हम अजम्पशन कर रहे हैं कि भाई अकाउंट क्लास जब बनेगा तो जैसे लाइन नंबर आपका 20 एक्सिक्यूट हुआ, अमित अकाउंट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसकी सारी फील्ड्स एम्प्टी हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये अमित अकाउंट ऑब्जेक्ट बने तो कम से कम इसकी जो ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बिना अकाउंट का अजम्पशन करना इम्पॉसिबल है वो फील्ड ऑलरेडी पॉपुलेटेड रहे। ठीक है, जैसे क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर, एक तो हो सकता है अकाउंट नंबर, राइट? बिना अकाउंट नंबर के अकाउंट नहीं हो सकता। हमने ये अकाउंट नंबर क्या करा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 20 बन गई, उसके बाद हमने अकाउंट नंबर हमने सेट करा कहीं पर जाकर के अकाउंट ओपन डेट करंट बैलेंस डोरमेंट अकाउंट, अकाउंट नंबर हमने सेट करना शायद मैं भूल गया हूं, ऐसे करेंगे आप अमित डॉट अमित अकाउंट है, सॉरी अमित अकाउंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर, अकाउंट डॉट सेट अकाउंट नंबर है ना, फाइन। इसमें एक लॉन्ग नंबर हम देंगे क्योंकि अकाउंट टाइप अकाउंट नंबर जो है लॉन्ग टाइप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने एक लॉन्ग वैल्यू दे दी,
ठीक है, लॉन्ग वैल्यू इसके अंदर चली गई। इस तरह हम बाद में सेट कर रहे हैं, है ना। पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट एम्प्टी था, एम्प्टी, उसके बाद हमने अकाउंट नंबर अलग से सेट किया। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब अकाउंट बने तो अकाउंट को हम बिना अकाउंट नंबर के हम उसको अज्यूम नहीं कर सकते कि अकाउंट बन गया है। ठीक है, कुछ फील्ड्स हैं जैसे आपका वेदर, सॉरी क्या फील्ड थी एक, नॉमिनी फील्ड, राइट। नॉमिनी फील्ड को हम अज्यूम कर सकते हैं, चलो भाई नॉमिनी फील्ड एम्प्टी हो सकती है, बाद में हम सेटर यूज करके उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो विदाउट नॉमिनी एन अकाउंट इज पॉसिबल, बट विदाउट एन अकाउंट नंबर एन अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट बने तो इस लाइन नंबर 20 के एक्सिक्यूट होते के साथ ही अकाउंट नंबर उसमें ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट में अकाउंट बैलेंस इमीडिएटली होना चाहिए। कोई एक मिनिमम अमाउंट होता है जिससे आप अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिसमें जीरो अमाउंट से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट देयर हैज टू बी सम नंबर, राइट। तो हम ये दो फील्ड को मान लेते हैं कि ये दो फील्ड ऐसी है, अकाउंट नंबर एज वेल एज अकाउंट बैलेंस, जो अकाउंट ओपन होते वक्त अकाउंट ऑब्जेक्ट में पॉपुलेटेड हो। ठीक है, करेक्ट। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर? अच्छा, अब देखो, अगर आप घर पे लगता है पढ़ नहीं रहे हो, क्या अकाउंट क्लास में हमने नेम डिफाइन करा है? कस्टमर क्लास के अंदर नेम असाइन करा है ना। तो जब अगर 4 अकाउंट हैं और एक कस्टमर से एसोसिएटेड हैं, तो 4 बार नाम डुप्लीकेट करने से अच्छा है कस्टमर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नाम मौजूद है और ये दोनों क्लास एसोसिएटेड हैं, तो हम कस्टमर क्लास से नाम निकाल लेंगे ना। याद है पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, दिस वाज द रीजन वी हैव नॉट created a field with the name in the account class, rather we have created the field name in the customer class। तो नेम तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, राइट। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये डिजाइन के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। बिजनेस अगर चेंज हो रहा है तो हमारा ये डिजाइन जो है वो डिफरेंट होगा। हम जो डिसीजन ले रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए कर रहे हैं, एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए कर रहे हैं, और प्रोसेस जैसा होता है वैसा ही वैसा उठा के आपको ऑटोमेट करना होगा, है ना। जितना ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है उतना आपको करना होगा। तो इसलिए आप कौन सी फील्ड बना रहे हैं, इसका भी डिसीजन ऐसे रैंडमली नहीं लेना है, इसके भी डिसीजन के पीछे आपके पीछे कोई रीजनिंग होगी। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हमने कहा कि भाई अकाउंट नंबर और बैलेंस ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं जब अकाउंट जनरेट हो, यानी अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, सब प्री पॉपुलेटेड होनी चाहिए अकाउंट के रेफरेंस वेरिएबल के, जो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें, राइट। क्या अकाउंट नंबर फ्यूचर में चेंज होगा? ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बिजनेस लॉजिक नॉर्मली क्या होती है कि अकाउंट नंबर एक बार आपका बन गया तो वो लाइफ लॉन्ग वो चेंज नहीं होगा, अकाउंट क्लोज हो जाए वो अलग बात है। इवन दो पर्सन में जो नेम है, कस्टमर नेम जो है, सॉरी कस्टमर में जो नेम है, कस्टमर नेम है, हो सकता है उसको चेंज करने की एक बार जरूरत पड़े। कई बार लोग अपना नाम चेंज करते हैं। ठीक है, नाम चेंज करा उन्होंने तो उसको, मान लिया आपने सर नेम ऐड करा या जस्ट किसी ने अपना नाम ही चेंज कर दिया, एफिडेविट दे दिया, पब्लिश कर दिया कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो नेम को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो नेम के लिए कस्टमर में हमने सेटर मेथड प्रोवाइड किया था। ठीक है, राइट। कभी भी चेंज कर, जितनी बार चेंज करने की जरूरत पड़े उतनी बार सेट कस्टमर नेम करेंगे, उसे नया नाम पास कर देंगे, नाम चेंज हो जाएगा, जैसे दूसरी वैल्यूज को चेंज कर रहे थे। जब अकाउंट नंबर को चेंज करने की जरूरत हमको नहीं है तो अकाउंट नंबर के लिए हमने सेटर मेथड क्यों प्रोवाइड करा है? नहीं करना चाहिए। गलती से कोई डेवलपर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और गलती से उसने सेट अकाउंट नंबर लिखा और उसमें कोई वैल्यू पास कर दी, रन टाइम में बग आ गया, डाटाबेस में वो एंट्री चली गई, यहाँ से एंट्री जाएगी डाटाबेस से, है ना, डाटाबेस में जाएगी, डाटाबेस में गई, आपके कितने सारे अकाउंट करप्ट हो गए, अकाउंट नंबर ही उनके चेंज हो गए। एक बहुत बड़ा बग इंट्रोड्यूस होने का चांस है।
तो आपको इस सेटर मेथड की जरूरत नहीं है, तो आप ये मौका ही ना दें कि कोई इसमें गलती से इस मेथड को कॉल करके कोई ऐसी वैल्यू पास कर पाए जिससे बग क्रिएट हो जाए। फाइन, क्लीन कोड कहते हैं इसको, ठीक है। उतना ही प्रोवाइड करो जितनी जरूरत है। हाँ राइट, सेटर भी है गेटर भी है। गेट की हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें रिपोर्ट पब्लिश करनी हो सकती है अकाउंट के बारे में, राइट। हमें हो सकता है उसका जब एटीएम से पैसा निकाल रहा है तो अकाउंट नंबर प्रिंट करना हो, राइट, उसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके उसकी इनकम टैक्स डिटेल कैलकुलेट करना हो, टैक्स कॉर्नर होता है बैंक में, ठीक है, तो वो उन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके अकाउंट नंबर की जरूरत उनको पड़ेगी रीड करने की, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ, अकाउंट क्लास के अंदर से अकाउंट नंबर, सेट अकाउंट नंबर जो मेथड है इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली चूंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमने सभी जनरेट कर लिया था, ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ लिटिल मोर रिफाइंड वे, ठीक है, क्लीन कोडिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, अभी जावा नहीं सीख रहे हो, ध्यान रखना, हर लैंग्वेज के लिए सेम सेम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेटअप मेथड को हटा दिया हमने, अब सेटअप मेथड हट गया। देखो बैंकिंग ऐप आपकी एरर देने लगी, कहाँ एरर दे रही है, जहाँ पे आपने अकाउंट नंबर सेट करा था। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट मैंने पहले बता दी, ये अब इसको मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अजम्पशन ये कर रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा करें कि अकाउंट नंबर जब ऑब्जेक्ट बने उसी वक्त सेट हो जाए। अगर उसी वक्त सेट हो जाएगा तो दोबारा से हमें सेटअप मेथड कभी कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू द अकाउंट क्लास, ठीक है, एंड वी विल राइट अ कोड समथिंग लाइक दिस, अकाउंट सॉरी, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर देंगे, लॉन्ग अकाउंट नंबर कॉमा, और क्या एक चीज करंट बैलेंस चाहिए सबको, राइट, जो हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त मौजूद रहना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट एक अकाउंट ओपन होता है, ये दो चीज एटलीस्ट में मौजूद रहती है। तो करंट बैलेंस किसका है, डबल टाइप का, राइट, डबल करंट बैलेंस। देखो वेरिएबल नेम मैं सेम यूज कर रहा हूँ, जो इंस्टेंस वेरिएबल है नाम है आइडेंटिफायर करंट बैलेंस, यहाँ भी करंट बैलेंस मैंने यूज करा। अकाउंट नंबर है, यहाँ भी अकाउंट नंबर है, लेकिन दोनों का स्कोप फर्क हो जाता है। ये जो चीज जा रही है, ये जैसे पैरामीटर मेथड में जैसा पैरामीटर पास करते हैं ना, वैसे जा रही है। तो ये जो अकाउंट नंबर है और ये जो करंट बैलेंस है, इसका स्कोप सिर्फ इतना है फंक्शन के अंदर का, ठीक है, जैसे फंक्शन होता है। इसका स्कोप अकाउंट नंबर, इसकी अगर स्कोप की बात करें तो पूरी क्लास है, कहीं से भी एसेस हो सकता है, राइट, करेक्ट। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं देखो, अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा कि भाई दिस डॉट अकाउंट इक्वल टू अकाउंट नंबर। अच्छा, ये गलत किया था मैंने, इसलिए मुझे हेल्प नहीं दिखा रहा था। दिस डॉट करंट बैलेंस इज इक्वल टू करंट बैलेंस, ठीक है, दिख रहा है। अब ये जो मैंने बनाया है, क्या बनाया है, क्या ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, पहला रूल, ठीक है। देन एनीथिंग एल्स, इट डजंट हैव रिटर्न टाइप। आपने देखा गेटर मेथड भी देखा था, सेटर मेथड भी देखा था, सब में रिटर्न टाइप था। जहां सेटर है वहां वॉइड भी था, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं है, वॉइड भी नहीं है, राइट। तो अगर कोई ऐसा मेथड जैसा कंस्ट्रक्ट आप देखें जो मेथड जैसा दिख रहा हो और उसका नाम सेम हो जो नेम ऑफ द क्लास है, प्लस उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो, वॉइड तक ना हो, तो आप समझ लें कि वो कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम समझ में क्या आ रहा है, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, that means
जब ऑब्जेक्ट बिना कंस्ट्रक्टर के आप बना रहे थे तो उनकी फील्ड्स एक डिफॉल्ट वैल्यू पे इनिशियलाइज हो रही थी। अब जो फील्ड्स हम इसमें पास करेंगे, ठीक है, वो फील्ड्स उन वैल्यू पे इनिशियलाइज होंगी जिस वैल्यू को हम पास करेंगे। सो द कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द फील्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। तो रूल क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, नेम ऑफ द क्लास एज द नेम ऑफ द क्लास, कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, एंड देन दे आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। अच्छा देखो, इसमें जो अकाउंट नंबर पे मैं क्लिक करूं जो कि कंस्ट्रक्टर में कर रखा है, ठीक है, तो देखो कौन सा अकाउंट नंबर हाईलाइट हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड वाला, राइट। यानी ये वैल्यू वो है जिसको असाइन करना है, जो मेथड में रिसीव हो रही है कंटेनर में, इसको असाइन करना है। और किस कंटेनर में असाइन करना है वो देखो, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो कौन सा हाईलाइट हो रहा है येलो कलर से, इंस्टेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट की फील्ड होगी, राइट, ठीक है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने दिस लगाया है। अगर यहाँ पे दिस नहीं होता तो क्या होता, फिर मान लो मैं यहाँ से दिस हटा दूं, अब देखो मैं अकाउंट नंबर पे क्लिक करूंगा, पीला भी ये अकाउंट नंबर हो रहा है, ये वाला पीला भी ये अकाउंट नंबर हो रहा है, सिलेक्ट भी यही हो रहा है। यानी ऐसा हो रहा है कि जो मेथड जो कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा है, जिसका स्कोप कंस्ट्रक्टर के अंदर है, कंस्ट्रक्टर लोकल वेरिएबल जस्ट लाइक मेथड लोकल वेरिएबल, उसी वेरिएबल की वैल्यू उठा के उसी वेरिएबल में वापस डाल दे रहे हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है, हमको तो इंस्टेंस वेरिएबल में सेट करना है ना। इंस्टेंस वेरिएबल के जो वेरिएबल होते हैं वो हीप में जाते हैं, मेथड और कंस्ट्रक्टर इनके वेरिएबल कहाँ जा रहे हैं, स्टैक में जा रहे हैं ये, राइट। हमें हीप वाले से मतलब है, वो हमारा डाटा है, करेक्ट। तो इसको इस प्रॉब्लम को बोलते हैं शेडोइंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग, कि जो आपका मेथड लोकल वेरिएबल है वो शेडो कर रहा है किसको, इंस्टेंस वेरिएबल को। अब क्योंकि मैं सिर्फ नाम से रिफर कर रहा हूं तो ये अपनी क्लोजेस्ट मैच को देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूं मुझे एक चेयर दीजिए, राइट, एक चेयर इनके करीब बगल में रखी हुई है, एक चेयर लास्ट में रखी हुई है, ये कौन सी चेयर मुझे उठा के देंगे, जो बगल वाली, ऑफ कोर्स। तो आप जब भी अगर कोई दो दो वेरिएबल्स पूरे एप्लीकेशन के स्कोप में कहीं भी अगर यूज हो रहा हो, इस तरह की चीज सिचुएशन आ रही हो, आप मल्टीपल सिचुएशंस आएंगी जो अभी बता नहीं सकता मैं, आप जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा जानेंगे तो समझेंगे। तो जब भी आपको स्कोप को रिजॉल्व करने की कॉन्फ्लिक्ट आए कि भाई दोनों नाम सेम आ रहा है, किसको पिक करेगा बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन, तो आप ये हमेशा चेक कर लेना कि जो उसके करीब वाला है उसको पिक करेगा। अगर मैंने दिस नहीं दिया है तो क्या करेगा, ये करीब वाला यानी मेथड लोकल वेरिएबल को या कंस्ट्रक्टर लोकल वेरिएबल को पिक कर ले रहा है। ठीक है, तो आपके समझने के लिए रिजॉल्व करने का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं रिजॉल्व करने के लिए मैं एक्सप्लिसिटली कह रहा हूँ कि नहीं, ये जो इधर वाला जो राइट साइड वाला वेरिएबल है इक्वल टू के राइट साइड लेफ्ट साइड वाला, वो क्या है, वो इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी वो ये वाला वेरिएबल है। इसको मैं क्लिक करूंगा ये हाईलाइट होगा, राइट, और राइट साइड वाला कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है। क्लिक, बात सही है। दिस मतलब दिस इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हीप में बन रहा है अभी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के रन होने तक वो कंप्लीट हो जाएगा और हीप में बन रहा है, उसकी फील्ड्स की वैल्यू एम्प्टी सेट हो चुकी हैं, जिनको आप यहाँ पे फर्दर सेट कर रहे हैं टू सम वैल्यू व्हिच इज बीइंग पास्ड टू दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ में आ रही है। अब मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया व्हिच हैज टू पैरामीटर, इसको पैरामीटर कह रहे हैं। ठीक है, जैसे मेथड में आप डिक्लेयर करते हैं ना पैरामीटर, वैसे कंस्ट्रक्टर में आपने पैरामीटर डिक्लेयर करा। दो पैरामीटर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर के साथ। अब देखो बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या हुआ, जो अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था इस लाइन पे एरर आने लगी। एक्चुअली ये लाइन क्या है, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला क्या है, अकाउंट, अमित अकाउंट, इसका मतलब क्या है, जस्ट सिमिलर टू इंट एक्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। राइट साइड में इज इक्वल टू 7, इंट एक्स इज इक्वल टू 7, तो 7 इज द इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली आप इसके राइट साइड में न्यू अकाउंट क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये जो अकाउंट है जो लेफ्ट साइड वाला अमित के लेफ्ट साइड वाला है, ये टाइप डिक्लेरेशन है, और ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं न्यू के बाद जो है, दिस इज नॉट द टाइप बट इन फैक्ट अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। It's a call to the constructor, just like a call to a method. It's a call to the constructor. And here what you are saying is create a new object, because new keyword is there, using a constructor which doesn't take a parameter. Which doesn't take a parameter. तो ध्यान रखिए ये टाइप नहीं है. This is a call to the actual call to the constructor.
Now we do not have a constructor which doesn't take a parameter, because just now we have defined a constructor that takes two arguments. तो ये वाला सिंटेक्स आपका इनवैलिड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं इसको क्या कहता हूं, मैं स्टेट करूंगा कि क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, दो आर्गुमेंट क्या थे, एक हमारा अकाउंट नंबर था, दूसरा क्या था, अकाउंट बैलेंस था। अकाउंट नंबर में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग। ठीक है, देखिए सेट अकाउंट नंबर पहले मैंने कमेंट में डाल रखा है। ठीक है, बाद में भी सेटर मेथड का यूज नहीं होगा, ऑलरेडी सेटर मेथड मैंने डिलीट भी कर दिया अकाउंट क्लास से, राइट। कॉमा अकाउंट बैलेंस से 5000, राइट। अब यह दोबारा से सेट करंट बैलेंस हमें अगर हमें चेंज करना हो, जैसे विड्रॉ कर लिया, डिपॉजिट कर लिया, तब तो हम सेट करंट बैलेंस करेंगे, अदरवाइज इस मेथड का फिलहाल यूज नहीं है, राइट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अभी ये जो कॉल लैंड हो रहा है, ये न्यू अकाउंट का मतलब क्या है, नया ऑब्जेक्ट बनाओ अकाउंट का यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द अकाउंट क्लास विच टेक्स टू पैरामीटर। ठीक है, तो ये सीधे कॉल कंट्रोल कहाँ रिटर्न होगा आपका, इस अकाउंट क्लास के इस जगह पर। अकाउंट नंबर में कुछ वैल्यू मैंने डाली अकाउंट नंबर की, वो इस बक्से में आकर के रिसीव होगी जो राइट साइड में जा रहा है, और बैलेंस 5000 जो डाला है वो इस बक्से में रिसीव होगी जो इसके राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज असाइन किधर होंगी, राइट साइड वाली इंस्टेंस वेरिएबल पे, राइट, जो कि हीप में है, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, भाई अब तक तो हमने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, राइट, और हमारा कोड जो था वो बिना कंस्ट्रक्टर बनाए नो और कंस्ट्रक्टर के कॉल से चल रहा था। अगर चल रहा था इसका मतलब कि नो और कंस्ट्रक्टर था पहले से मौजूद। अनदर दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। रूल नंबर 3 कंस्ट्रक्टर के बारे में। फर्स्ट रूल नंबर वाज a constructor has the same name as the name of the class. The second rule was the constructors do not have a return type, not even void. Rule number 3, every class has a constructor. Every class has a constructor no matter what, whether you declare it, you do not declare it. Every class has a constructor, but from where the constructor comes if you do not declare it? It comes by default from the compiler. The compiler inserts the constructor कहाँ पे, in the dot class file, not in your file. आपके फाइल में आपको नहीं दिखेगा, जावा फाइल में नहीं दिखेगा, और डॉट क्लास फाइल में कंस्ट्रक्टर ने इंसर्ट कर दिया। और वो जो कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर ने जो इंसर्ट करा वो कैसे करा, अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है तो वो कैसे इंसर्ट करेगा, अकाउंट इस टाइप का, कहीं तो उसको डिफॉल्ट पे सेट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट है कि नो और कंस्ट्रक्टर, वो नो और बनाए। ठीक है, विद समथिंग लाइक एम्प्टी बॉडी, इस टाइप का बना करके। अब समझ लो ये कोड आपका डॉट क्लास फाइल में चला गया अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कराया तो। ठीक है, इसलिए पहला वाला कोड जो आपका था वो चल रहा था, even that class has a constructor. ठीक है, that was a default constructor. This is just a sort of, आप कह सकते हैं कि मतलब भाई उसको चूज करना था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या बनाए, तो उसने नो और कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज अ नो और कंस्ट्रक्टर, दैट इज ट्रू। ठीक है, नाउ दिस कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स, राइट। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, जब नो और कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि नो और कंस्ट्रक्टर था वो कंपाइलर ने इंसर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा कोड अकाउंट अमित अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट विदाउट पैरामीटर आर्गुमेंट, वो कोड काम कर रहा था क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके पास मौजूद था। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जब हमने ये टू और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया तब फिर जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसने भी काम करना बंद कर दिया। मतलब बैंकिंग ऐप में अगर मैं जाऊं और वहां जा करके मैं ऐसे लिखूं अकाउंट ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, फोर्सफुली लिख रहा हूं मैं, तो ये कंपाइलेशन दे रहा है। जब नहीं लिखा था तब तो उसको ले रहा था, जब हमने एक टू और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया
टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया, तब ये एरर देने लगा। और एरर क्या दे रहा है, एरर पढ़ के देखिए एक बार, द कंस्ट्रक्टर अकाउंट इज अनडिफाइंड। किस पे दे रहा है, न्यू के बाद वाले पे दे रहा है ना, ये भी प्रूव कर रहा है कि दिस इज अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर। तो दिस कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक्स अ पैरामीटर, दैट डजंट टेक्स एन आर्गुमेंट, जो हम पास करते हैं कॉल की जगह से उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो मेथड में डिक्लेयर कर रहे हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो टू बी वेरी प्रिसाइज, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है जो कि अभी जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है, ये हमें एरर मैसेज मिल रही है, राइट। क्यों, अब की बार डिफॉल्ट क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन, क्योंकि कंपाइलर ने एज्यूम कर दिया कि इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, चाहे आप नो आर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करो, चाहे 1 आर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करो, 2 आर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करो, जैसे जितने भी चाहे आप प्रोवाइड करो, कोई भी एक कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हो, देन यू आर ऑन योर ओन। फिर कंपाइलर अपने से दखलंदाजी नहीं करेगा कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करके नहीं करेगा। फिर अगर आपको ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए कि ये सिंटैक्स भी आपका काम करे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये सिंटैक्स मुझे काम कराना है, राइट। अब मैं क्या करूं, अकाउंट क्लास में जाऊं, एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दूं अपने से, मतलब लिखूं मैं, ठीक है, इवन दो अगर वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है कोई बात नहीं, ACCOU, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, ठीक है। अब देखो अपने हम उस बैंकिंग ऐप पे जा रहे हैं, देखो वो कोड अब काम करने लग गया है ना। तो अगर हमें इस कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत है, विच इज अ नो आर कंस्ट्रक्टर, देन वी हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली ऑन आवर ओन, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, एक बात की खाल निकालने वाली बात, क्या इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, नो, कंपाइलर ने इसका नहीं किया इसको। डिफॉल्ट तो वो होता है जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना, कंपाइलर है, डिफॉल्ट ही ऐसा आता है। मैं ये तो मैंने अभी कहा ना आपसे, डिफॉल्ट इज अ नो आर कंस्ट्रक्टर, दैट इज ट्रू, बट दिस नो आर कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिकॉज वी हैव इंसर्टेड इट। आ रही बात समझ में, डिफॉल्ट तभी आप कहेंगे जब कंपाइलर ने खुद आपकी मर्जी के बिना, आपको बिना बताए चुपके से कर दिया अपने इंसर्ट, ठीक है, एंड दैट इज अ नो आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी फील्ड वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं पता है, तो नो आर ही करेगा, ठीक है। बट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि कोई अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस बने बिना अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, तो आइडियली मुझे ये कंस्ट्रक्टर नहीं ही होना चाहिए मेरे पास, ताकि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज ना कर पाए जिसमें ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसकी अकाउंट नंबर और उसकी बैलेंस फील्ड एम्प्टी रह जाए या डिफाइंड वैल्यू पे सेट रह जाए, ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसको प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तभी मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दिस कोड शुड नॉट वर्क इन आवर केस, यहाँ से करेक्ट है। अच्छा, मैं उस कोड को 1 मिनट के लिए रहने देता हूँ, जो मैं डिलीट किया इसको अभी 1 मिनट के लिए रहने देता हूँ, कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए बेटा, वापस अकाउंट क्लास पे जा रहा हूँ, वो जो कंस्ट्रक्टर अभी मैंने डिलीट किया है दोबारा से उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख के बताओ मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। सही लिखा गलत लिखा, बोलो तो गलत लिखा, गलत लिखा, लेकिन कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रही है। अगर गलत लिखा होता है तो कंपाइलर मुझे बताता कि भाई तुमने गलत लिखा है, तो फिर ये क्या चीज है, ये एक मेथड है भाई, मेथड का नाम तो यही होता, रूल तो यही होता है ना कि आप जितने भी कैरेक्टर्स आपके लिए अलाउड है उनको यूज करके आप मेथड बना सकते हो, उनको रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप मैंने वर्ड दे दिया, तो मेथड के लिए तो क्वालिफाई कर रहा है ना। हालांकि ये गलत बात है कि मैं ऐसे नाम को इस्तेमाल कर रहा हूँ मेथड बनाने के लिए जो कि कंस्ट्रक्टर के लिए यूज होना चाहिए था, तो ये एक तरह से कंफ्यूज करने वाली चीज है कि जो डेवलपर मेरा कोड पढ़ रहा होगा वो देख के एक बार ध्यान नहीं दिया तो समझेगा कंस्ट्रक्टर है इसका, है ना। आप देखो एक यहाँ पे ये येलो बैलून बन गया है, येलो बैलून क्या कह रहा है, द मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम, ये भी हमको बता रहा है कि भाई आपने कुछ तो ठीक नहीं करा है, मेथड आपने बना दिया, चलिए सिंटेक्स आपको अलाउ करता है आपने कर लिया, लेकिन जो आप कर रहे हैं दैट्स अ क्राइम,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इसका नाम जो है कंस्ट्रक्टर से मैच कर रहा है, तो ये गुमराह करने वाली बात है, ऐसा ना करो, है ना। तो कई बार आप अगर उसमें जाएंगे, जैसे जो एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं ना, कई बार कंपनी वगैरह में बैठेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, इस तरह का वो डिफाइन कर देंगे मेथड, राइट। और आपको दिखाएंगे वो ऑब्जेक्ट बना रहा है नो आर कंस्ट्रक्टर यूज करके, और आपसे पूछेंगे इसके अंदर कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। क्या मैसेज प्रिंट हुआ, तो आप सोचेंगे भाई कंस्ट्रक्टर में आया है, तो कंस्ट्रक्टर में जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, वो कभी इसमें आएगा ही नहीं। इसको कॉल करने के लिए आपको रेफरेंस वेरिएबल पे अलग से डॉट ऑपरेटर लगा के इसको कॉल करना पड़ेगा, है फाइन। तो ये एक चीज होती है, आपकी चेक करना चाहते हैं कि आपको कंस्ट्रक्टर के रूल से आप फैमिलियर है कि नहीं, उतनी बारीक नजर से आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। एनी डाउट सो फॉर? We do not have a copy constructor in Java. However, there are ways to implement a copy constructor. Basically, copy constructor करता क्या है? Definition बताओ, राइट। आप एक ऑब्जेक्ट ले करके दूसरा एक ऑब्जेक्ट सेम क्लास का बना के तो फीड बाय फीड तो कॉपी कर सकते हो ना, कैसा फंक्शनलिटी से कॉपी कर सकते हो। जब चीज एक सिंपल तरीके से अचीव हो सकती है, व्हाई शुड वी वरी अबाउट समथिंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो जावा हैज सिंप्लीफाइड अ लॉट ऑफ थिंग, प्लस कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ और रीजंस भी थे जो उसको बुरा बनाते हैं। तो बहरहाल इन जावा वी डू नॉट हैव a direct way to create a copy constructor or use that for that matter, but of course we can achieve that functionality, ठीक है। इनफैक्ट रिफ्लेक्शन एपीआईज होते हैं जिसमें आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स की डीप और शैलो कॉपीज बना सकते हैं। तो एक विद जस्ट विद द कॉल ऑफ एपीआई, एक मेथड कॉल किया, कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन नॉर्मली क्या दी जाती है? इट्स a special method that is used to initialize the field, ठीक है। थोड़ी सी ये वही बात है ना कि मतलब बारीकी से देखा जाए, दिस इज नॉट अ मेथड, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने अपने मतलब जो वर्ड्स को यूज कर रहे हैं बुक्स, वो कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इट्स अ स्पेशलाइज्ड मेथड, इट्स नॉट अ मेथड, इट्स नॉट अ मेथड एट ऑल, ठीक है। इट्स समथिंग व्हिच लुक्स लाइक अ मेथड, ये आप कह सकते हो, ठीक है, दैट इज क्लोज टू अ मेथड। सिंटेक्स भी तो डिफर कर रहा है ना भाई, ठीक है। सिंपली डिफाइन करिए, इट्स अ कंस्ट्रक्ट यूज्ड टू इनिशियलाइज द फील्ड्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई हमारा जो ये अकाउंट है, इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो सैलरीड अकाउंट वाले हैं या सीनियर अकाउंट होल्डर्स हैं, मोर देन द एज ऑफ 60-65। हम बीइंग फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट, हम उनको जीरो अकाउंट ओपन करने का भी परमिशन दे रहे हैं, है ना, जैसे जनधन अकाउंट में होता है, राइट। तो अब मैं क्या कहूँगा, भाई ये कंस्ट्रक्टर तो ठीक है, ये 2 पैरामीटर लेता है, लेकिन अगर सिर्फ यही कंस्ट्रक्टर रहेगा तो मुझे हर बार अकाउंट बैलेंस में, करंट अकाउंट बैलेंस में वैल्यू पास करनी पड़ेगी, भले ज़ीरो पास करूँ, है ना। तो थोड़ा-सा और इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं कि एक और प्रोविज़न हमारे पास हो कि हमें वो ज़ीरो भी पास ना करना पड़े अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, राइट। तो हम क्या करें, इस कंस्ट्रक्टर को मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें से अकाउंट करंट बैलेंस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ आई हैव 2 वर्जन्स ऑफ, यहाँ भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए, राइट, फाइन, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दूँ, फाइन। एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ अकाउंट नंबर ले रहा है,
और एक कंस्ट्रक्टर अकाउंट नंबर के साथ करंट बैलेंस भी ले रहा है। जो सिर्फ अकाउंट नंबर ले रहा है उसका अकाउंट बैलेंस बाय डिफॉल्ट अपने आप इंटीजर होने की वजह से, ये लॉन्ग होने की वजह से क्या वैल्यू है इसकी, लॉन्ग है ना। अकाउंट बैलेंस की फील्ड की टाइप क्या है? करंट बैलेंस क्या है? डबल है, राइट। तो 0.0 हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, 0.0 हो जाएगी, है ना। हमें पास अगर ना भी पास करें तो 0.0 हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? हम जाएं बैंकिंग ऐप में, यहाँ पे अगर हम अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें, अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू, देखिए अब हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉप डाउन में। एक क्या दिखा रहा है? पहला वाला कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है जो कि अकाउंट नंबर सिर्फ ले रहा है। दूसरा जो दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर, उसमें दोनों फील्ड्स हैं, एक अकाउंट नंबर है, दूसरा करंट बैलेंस है। आई एम फ्री टू यूज वॉट एवर आई लाइक। ठीक है, जनधन अकाउंट खोलना है तो पहला वाला यूज कर लेंगे, अदरवाइज दूसरा वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक नाम को हमने यूज करा, नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। फंक्शन का नाम हो तो फंक्शन के लिए आइडेंटिफायर कहेंगे, वेरिएबल का नाम हो तो वेरिएबल का आइडेंटिफायर हो गया, कंस्ट्रक्टर का नाम हो तो कंस्ट्रक्टर के लिए आइडेंटिफायर हो गया, क्लास का नाम हो तो क्लास का आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर एक जनरल टर्म हो गया, राइट। तो ये जो आइडेंटिफायर हमने यूज करा है, ये दो कंस्ट्रक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा है, सेम आइडेंटिफायर। ठीक है, नॉर्मली एक नाम से एक स्कोप में दो फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है, दो वेरिएबल नहीं हो सकते, राइट। लेकिन ये दो कंस्ट्रक्टर हैं, ये एक नाम से मौजूद हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इनकी either the number of fields are different, parameters are different, or the type of the parameters are different. ठीक है, and when we do something like this we call it overloading. ओवरलोडिंग का मतलब एक नाम को हम मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो नाम है अकाउंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, इसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरलोड कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर को फील्ड को इनिशियलाइज कर दें ऑब्जेक्ट बनते वक्त। दूसरा जो अकाउंट कंस्ट्रक्टर है, इसको हम दो काम से ओवरलोड कर रहे हैं, एक अकाउंट नंबर को इनिशियलाइज कर दे, दूसरे करंट बैलेंस को इनिशियलाइज कर दे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, हैं? क्या बोल रहे? बचे क्यों बचना चाहते हो भाई? ये कोई बुरी चीज तोड़ना है? नहीं, अगर अगर देखो, तुम ओवरलोड तभी करोगे जब तुम्हें इसकी जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम डेवलपर को जो इस अकाउंट क्लास को यूज करेगा एज अ एपीआई यूजर, उसको तुम ये बेनिफिट देना चाहते हो कि वो एक वैल्यू पास करके भी ऑब्जेक्ट बना ले और दो वैल्यू को पास करके भी ऑब्जेक्ट बना ले। ठीक है, तब तो तुम बना रहे हो। अगर जरूरत नहीं है तो तुम बिल्कुल नहीं बनाओगे। ठीक है, अननेसेसरली तुम कोड नहीं लिख रहे हो, है ना, जो कि अननेसेसरी कोड को भी बड़ा करे, बर्डन बनाए, कॉम्प्लेक्स करे, नहीं लिख रहे हो। लिख तभी रहे हो जब तुम्हें उसकी जरूरत है। तो बचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बचते तो उस चीज से कोई चीज खराब हो। ठीक है, अभी बचने की चीज क्या है ये बताता हूँ मैं। अभी देखो, अकाउंट नंबर यहाँ भी है, अकाउंट नंबर यहाँ भी है। हाँ, जावा में एक्सप्लिसिटली डेवलपर के पास ये बेनिफिट नहीं होता है। इंटरनल पर्पस के लिए जावा ने कहीं ना कहीं ऑपरेटर कुछ कुछ ओवरलोड करे हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, अदरवाइज यूजर के पास नहीं होता है, आप ओवरलोड नहीं कर सकते ऑपरेटर को। यहाँ प्लस है ना, प्लस से कंपोनेंट यहाँ भी होता है, ऑटोमेटिकली ओवरलोडेड है। जहाँ आपको जरूरत है वहाँ करके दे रखा है उन्होंने, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिना ओवरलोड के भी काम चलेगा, ऑपरेटर को ओवरलोड किए बिना भी काम चलेगा। ओवरलोडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा, देखिए, कंफ्यूजिंग कोड बनाता है, राइट। अगर आप ओवरलोडिंग वाला कोर्स अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नहीं देख रहे हैं तो आप कई जगह कंफ्यूज करेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए जावा ने क्या करा है कि बहुत चीज़ों को स्मूथ लाइन करी है। और उन प्रैक्टिसेस में एक ये भी है कि जो चीज़ें नॉर्मली हो सकती हैं, सिंपल तरीके से हो सकती हैं, उनको अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स उनके लिए कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करके करने से अवॉइड करा है जावा ने। ठीक है, उसी में एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपकी आती है, नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है ना।
अब जैसे ये पूछ रहे थे कि हम इससे बचे कैसे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? है रोहन। देखो सिंसियरिटी समझ में आती है, चेहरे पे समझ में आती है। यहाँ जो टीचर बैठता है ना, वो इतने सालों से लोगों को देख रहा है, तो उसको अंदाज मिल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सिचुएशन होती है, हम कई तरह के स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, बड़े बेवकूफ बेवकूफ टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं, बहरहाल। तो अच्छा, यहाँ इस कोड पे देखो एक थोड़ी सी खराबी है। कोई बता सकता है क्या गड़बड़ी है? बहुत बारीक सी चीज है, बताओ। देखता हूँ। ज्यादा हो गया है। ये देखो, देखो, दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, ये यहाँ भी रिपीटेड है, यहाँ भी रिपीटेड है, राइट? फाइन। हालांकि इस कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस जैसे मल्टीपल कोड्स हो अगर, ठीक है, या डिफरेंट नेचर के कोड्स हो, तो ये जो लाइन जो रिपीट हो रही है, ये एटलीस्ट मुझे मोर देन वन पॉइंट ऑफ चेंज दे रही है, राइट? डुप्लीकेसी हो रही है, इन सिंपल टर्म्स बोले। मैं इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, अकाउंट, ठीक है, और इसमें मैंने पास कर दिया। क्या कह रही है? मेथड अकाउंट अकाउंट नंबर ही है ना? इस वजह से सही है। ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। बेसिकली मैं डेलीगेट करना चाह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जितना पोर्शन मैंने कोड कर रखा है सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर में, और जो पहले कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी मौजूद है उतना पार्ट, उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो काम मैं उससे करवाऊँ। इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। समहाउ अभी मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसको ये द मेथड इज अकाउंट लॉन्ग इज अनडिफाइंड। ये मेथड क्यों कह रहा है इसको? हालांकि जब मैंने इसको कंट्रोल स्पेस कहा तो इसने अकाउंट दिखाया। चलो मैं इसको चेक कर लूंगा क्या रीज़न है। नॉर्मली इसका कोड काम करता है, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। किसी को समझ में आ रहा है? नेवर सीन दिस। अच्छा, इट वर्क्स लाइक दिस, बट आई विल हैव टू फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं फिगर करके मैं आपको बताऊंगा फिर अगली क्लास में। तो नॉर्मली
करने का इंटेंशन ये था कि जो डुप्लीकेट कोड है उसको मैं रिमूव करूं। अगर मान लीजिए ये तो सिंपल वन लाइन कोड आप देख रहे हैं ना, हो सकता है मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो जो कि एक जगह ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी जगह से जब उसी उतने ही काम आपको कराना है तो उसको आप डेलीगेट करेंगे। इसको बोलते हैं डेलीगेशन, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये जो काम है अकाउंट नंबर को सेट करने का, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर है उसको डेलीगेट कर दूं। ठीक है, आई विल जस्ट हैव टू चेक द सिंटेक्स, देयर मस्ट बी समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको मेथड की तरफ क्यों ले रहा है आई डोंट नो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, बट आई विल, नहीं मान रहा है वो, मैंने ट्राई किया, हालांकि इसको, अरे हाँ सॉरी, यू आर राइट, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया, राइट, दिस राइट। ठीक है, मुझे दिस लिखना है एक्चुअली। दिस जैसे कि हम यूज करते हैं फॉर दिस ऑब्जेक्ट, तो अगर दिस के आगे डॉट लगाएं तो हम क्या करेंगे, उसके वेरिएबल या मेथड कोशिश करते हैं। सिमिलरली दिस अगर हम यूज करें ब्रैकेट में, तो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, करेक्ट, तो इसका मतलब मैं वन आर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। थैंक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से मेरे उतर गया था। ठीक है, कहीं और डाइवर्ट हो गया था दिमाग। तो अब यहाँ मैंने क्या यूज करा, दिस यूज करा विद द ब्रैकेट। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, दिस डॉट अकाउंट नंबर यूज कर रहे हैं, तो अगर डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब either I want to access the field or the variable of the same object। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं यानी इसको फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हैं, जिसका मतलब वी आर ट्राइंग टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। सेम गोज फॉर सुपर। सुपर में क्या होता है, जैसे दिस होता है आपका पॉइंटर, वैसे दे द पॉइंटर कॉल सुपर। अच्छा, आपको मैंने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास नहीं पढ़ाया ना, ठीक है, जब उसको पढ़ाएंगे तब थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो रूल एक ये भी है कि ये जो मैंने लगाया दिस डॉट अकाउंट नंबर, this should be the call to the constructor should be the first line of the code। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूं ऐसा करूं, कंट्रोल एक्स, ये देखो मुझे कंपाइलेशन दे रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता, फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एरर क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉल कैसे जाता है, एक कंस्ट्रक्टर में गया, उस कंस्ट्रक्टर में कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले अगर कोई और कंस्ट्रक्टर है तो पहले वहां कॉल जाना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टर के सीक्वेंस पहले पूरे एग्जीक्यूट होंगे, तब जाके रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने शुरू होने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर आफ्टर एनी अदर स्टेटमेंट, इट हैज टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट within another constructor। now this is what we call as a delegation। तो अकाउंट नंबर सेट हो रहा है ऑलरेडी इस कंस्ट्रक्टर से, तो हमने ये अकाउंट नंबर जो हमें यहाँ रिसीव हुआ, ये वाला अकाउंट नंबर, इसको हमने पास कर दिया इधर, ताकि ये यहाँ पे सेट हो जाए, और रेस्ट ऑफ द क्या बची, काम बचा हमारे पास करंट बैलेंस को सेट करना, वो हमने अपने कंस्ट्रक्टर में कर लिया। ठीक है, तो ये डेलीगेशन जो है ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर के टर्म में सिर्फ नहीं होता है, आप मेथड टू मेथड डेलीगेशन भी करते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि भाई आपने एक मेथड का कुछ कोड लिखा, वही कोड किसी और मेथड में और चीजों के साथ ऐड होकर के उसको लिखना है आपको, तो आपका 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 प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, जो काम वहां से हो रहा है आप उसको डेलीगेट करें, उस मेथड से कॉल कराएं, और फिर उसके बाद आप अपनी चीज नए स्टेटमेंट्स ऐड करें, ताकि अगर पॉइंट ऑफ चेंज हो तो वो सिर्फ सिंगल जो पहला वाला जो कॉल हुआ है सिर्फ उस जगह पे आप चेंजेस करें तो हर जगह वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, सो ये एक तरह का डिजाइन प्रिंसिपल है, देयर शुड बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ चेंज फॉर वन फंक्शनलिटी। ठीक है, अगर एक फंक्शनलिटी है तो देयर शुड बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ चेंज फॉर दैट फंक्शनलिटी। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल जगह आपने फंक्शनलिटी को डुप्लीकेट कर रखा है और जब चेंज करने की बारी है उनमें से कोई कहीं बग आ गया तो आप क्या करें, सब जगह ट्रेस आउट करके आप बग को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फाइन, रोके इतने पर।